हाय बच्चों, वेलकम बैक टू आयुषी शर्मा केमिस्ट्री। शुरू करते हैं एक और नए चैप्टर को आप सभी लोग के साथ। फिजिकल केमिस्ट्री के ऑलरेडी 2 चैप्टर्स हो चुके हैं, तीसरा चैप्टर आप सभी लोग के सामने है। सो मैं यहाँ पे बात कर रही हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। बहुत सारे बच्चों को इस चैप्टर में काफी सारे डाउट्स रहते हैं। बच्चे कहते हैं कि हमें समझ नहीं आता क्योंकि काफी सारे कंसेप्ट है जो इसमें आपको समझने की जरूरत है। सो एक गो में पूरे चैप्टर को रिवाइज कर लेते हैं। आई होप सभी लोग मेरे साथ रेडी हैं। सेशन को लाइक जरूर कर देंगे और शेयर भी करेंगे अपने दोस्तों के साथ, और चैनल पर अगर नहीं है तो सब्सक्राइब कर लेंगे क्योंकि इसके बाद बहुत सारी और अमेजिंग चीजें आपको धीमे धीमे इस चैनल पे मिलने वाली है रिलेटेड टू योर केमिस्ट्री एंड योर CUT preparations. So let's get started with the chapter। बात करते हैं चैप्टर नंबर 7, लेक्चर नंबर 7 है सीरीज का इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। और इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर मैं बात करूं तो इसकी वेटेज CUT में 10 से 15 नंबर की देखी गई है। ठीक है, अब यू नेवर नो, इस बार बढ़ सकती है। देखो CUT 2022 में अच्छी वेटेज थी, CUT 2023 में थोड़ी सी कम हुई, बट CUT 2024 अगेन इट्स गोइंग टू बी अनप्रेडिक्टेबल। तो आपको तैयारी पूरी अच्छे से ही करनी पड़ेगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड विद द चैप्टर। अगर मैं इस चैप्टर की मेन टॉपिक्स की बात करूं तो मेन टॉपिक्स इसके ऑब्वियसली ज्यादा नहीं है, लेकिन हम लोग यहाँ पे मेन टॉपिक्स के अंदर कुछ और सब टॉपिक्स है उनको भी कर लेंगे, जिससे पूरा चैप्टर आपका यहाँ पे कवर अप होगा। ठीक है, तो मेन टॉपिक्स है नर्स्ट इक्वेशन, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, कंडक्टिविटी, लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और फैराडेज लॉ। मैक्सिमम जो क्वेश्चंस है वो आपके इस चैप्टर में इन्हीं टॉपिक से आए हुए हैं अभी तक के पेपर में। सो ये हमारे प्राइम फोकस रहेंगे, बट इसके साथ और भी टॉपिक्स हैं जो हमें कवर अप करने हैं, तो उनको भी हम लोग कंप्लीट कर लेंगे। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की बात करूं तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपकी क्या होती है, हम बात कर रहे हैं उन रिएक्शंस की। ठीक है, हम बात कर रहे हैं रिएक्शंस की जो कि या तो इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेंगे या फिर वो रिएक्शंस जो हो नहीं रहे उनको आपको इलेक्ट्रिसिटी देनी पड़ रही है तब जाके वो हो रहे हैं। यानी कि टेक्निकली आप या तो इलेक्ट्रिसिटी का यूज कर रहे हो या तो आप इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस कर रहे हो थ्रू योर केमिकल रिएक्शंस। तो इन दोनों ही टाइप के रिएक्शंस की जो ब्रांच है उन दोनों को हम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंदर पढ़ लेते हैं। ठीक है, अब आपके पास इस चैप्टर में 2 टाइप की सेल्स होती हैं। एक बार क्विकली हम लोग देख लेते हैं। यू हैव 2 टाइप्स ऑफ सेल। एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, जल्दी से एक बार रिवाइज करेंगे सभी बच्चे। एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होती है आपकी इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, एक होती है इलेक्ट्रोकेमिकल सेल और एक होती है आपकी क्या, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, कहानी कुछ ऐसी रहने वाली है यहाँ पे। जल्दी से एक बार आप सभी लोग मेरे साथ लिखने की कोशिश करेंगे। यहाँ पे एक होता है स्पॉन्टेनियस रिएक्शन और यहाँ पे होता है एक नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। ठीक है, होता है नॉन स्पॉन्टेनियस, मतलब ये खुद से नहीं हो रहा है। अब अगर एक स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है तो ये तो हो ही रहा है, तो इसके पास सर्टेन केमिकल एनर्जी, और ये जैसे ही अपना आपका रिएक्शन होता है तो ये आपको एक इलेक्ट्रिकल एनर्जी को रिलीज करता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी को प्रोड्यूस कर रहे हैं। लेकिन अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस है, तो इसको एनर्जी देनी पड़ेगी। तो पहले आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी इसको दोगे, रिएक्शन स्पॉन्टेनियस बनेगा और फिर ये केमिकल एनर्जी को रिलीज करेगा। ठीक है, फिर ये केमिकल एनर्जी को रिलीज करेगा। अगर मैं इलेक्ट्रोड्स की बात करूं, अब इलेक्ट्रिसिटी अगर सेल में अंदर जा रही है या बाहर जा रही है तो थ्रू इलेक्ट्रोड्स ही जाएगी। तो वर्ड हम याद करवाते हैं, दैट इज कार्ब। तो अगर मैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की बात करूं तो कैथोड पे होता है मैम रिडक्शन और कैथोड होता है मैम मेरा पॉजिटिव। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बात करूं तो ये होगा आपका उल्टा हो जाएगा। तो कैथोड पे होता है मैम इसके लिए, सॉरी कैथोड तो हमारा वहां पे हो गया, तो एनोड की कहानी लिखेंगे हम लोग। तो एनोड पे उल्टा हो जाएगा ऑक्सीडेशन और ये हो जाएगा आपका पॉजिटिव नेगेटिव। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं तो इसका एग्जांपल होता है गैल्वेनिक सेल या फिर डेनियल सेल। और इसका आप किसी भी मेटल का इलेक्ट्रोलाइसिस कर रहे हो या फिर मेटल का प्यूरिफिकेशन कर रहे हो तो वो आपका सारा केस यहाँ पे आ जाएगा इन द इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। ठीक है, ये कहानी रहेगी बेसिक आपकी डिफरेंशिएशंस की। ठीक है, आइए ऑल्सो अगर मैं बात करूं, अब इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में 2 टाइप के रिएक्शंस हो रहे हैं। सभी लोगों को समझ में आ रहा है कि मैम या तो आपका देखो क्या होगा, या तो रिडक्शन होगा या तो ऑक्सीडेशन होगा। रिडक्शन इज बेसिकली योर गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं रिडक्शन। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को बोलते हैं ऑक्सीडेशन। कहां पे होता है, कैथोड पे होता है। कहां पे होता है, एनोड पे होता है। अगर आपके पास 2 मेटल्स है, ठीक है, आपके पास अगर 2 मेटल्स है, ठीक है, एक मेटल है आपके पास दैट इज Mn+ से, या फिर मैं बोलूं कि एग्जाम्पल के तौर पे ये 2+ से 0 में जा रहा है। ठीक है, और एक मेटल है N, ये 2+ से 0 में जा रहा है, दोनों रिड्यूस हो रहे हैं। इसका अगर रिडक्शन पोटेंशियल 3 है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 2 है। तो हमेशा याद रखना, अगर आपको 2 मेटल्स दिए हैं और दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए हैं तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल मोर होगा हमेशा उसी का रिडक्शन होगा।
ठीक है, जब आपको दो मेटल्स दे देंगे और पूछेंगे किसका रिडक्शन करना है किसका ऑक्सीडेशन करना है, तो आप दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल्स को देखोगे, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा उसका रिडक्शन होगा, तो वो बनाएगा क्या, कैथोड, और जिसका कम होगा वो बनाएगा क्या, एनोड। अच्छा, अगर मैम आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिए, अगर उसने फॉर एग्जांपल ये दिया है M0 से मेटल, अगर मैं लिखूं, मैं इसको ऐसे लिख देती हूँ कि मेटल आपका मेटल से मेटल 2+ में जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ये वाला मेटल N से N2+ में जा रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो फिर इसका फॉर एग्जांपल अब ये जो है ये ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, ये क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, तो ये जो इसकी वैल्यू है ये क्या है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल। तो अगर आपको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल को रिडक्शन पोटेंशियल में कन्वर्ट करना है तो आपको साइन बदलना पड़ेगा, तो ये 3 होगा, ये 2 होगा, आंसर अगेन सेम रहेगा। तो कोशिश करनी है आपको जब भी अलग अलग मेटल्स देंगे तो आपको क्या करना है, उनके रिडक्शन पोटेंशियल्स को चेक करना है, रिडक्शन पोटेंशियल्स को चेक करके पता करना है कि जिसका ज्यादा है वो आपका कैथोड पे जाएगा, जिसका कम है वो आपका एनोड पे जाएगा, ठीक है। तो अब आपको समझ में आ गया कि आपके पास दो चीजें हैं, कैथोड और एनोड, तो रिप्रेजेंट कैसे करना है, ठीक है, इनको रिप्रेजेंट कैसे करना है। तो अगर आपके, मैं याद करवाती हूँ, दैट इज ABC, A फॉर एनोड, पहले आपको एनोड लिखना होगा हमेशा, फिर आपको ब्रिज लगाना है और फिर आपको कैथोड लगाना है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपके पास इक्वेशन है जिंक प्लस कॉपर इज गिविंग यू कॉपर प्लस जिंक। अब यहाँ पे बोलेगा इस सेल को रिप्रेजेंट करके दिखाओ, तो अगर आपको इक्वेशन दिया है तो आपको दिख रहा है जिंक से जिंक 2+ जा रहा है तो ऑक्सीडेशन हो रहा है, ठीक है, और कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है तो रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन कैथोड, ऑक्सीडेशन एनोड। तो एनोड पे कौन आएगा, आपका जिंक आएगा, ठीक है, पहले तो आइडेंटिफाई करना है, तो जिंक का ऑक्सीडेशन हुआ तो इसको पहले लिखेंगे, और कॉपर का रिडक्शन हुआ तो इसको बाद में लिखेंगे। पहले आपने लिखा एनोड, फिर लगाया ब्रिज और फिर लिखा कैथोड, तो आपको ये रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल आना चाहिए। अच्छा, यहाँ पे मैम ये इक्वेशन कैसे आई, ये इक्वेशन कैसे आई, तो उसके लिए आपको जो आपकी हाफ सेल है, जैसे कि आपका एनोड है ये और ये कैथोड है, तो एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे मैम जिंक इज गेटिंग कन्वर्टेड टू जिंक 2+ और ऑक्सीडेशन इज लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो 2 इलेक्ट्रॉन लूज करा। कैथोड पे इज गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कॉपर 2+ ने 2 इलेक्ट्रॉन्स को गेन करा और कॉपर में कन्वर्ट हुआ। दोनों इक्वेशन में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अगर सेम नहीं है तो आपको एक कॉमन नंबर से मल्टीप्लाई करके इनको सेम करना पड़ेगा, अदरवाइज सेम है तो आप डायरेक्टली दोनों इक्वेशंस को ऐड कर दो, तो ये दोनों कट जाएंगे, रिएक्टेंट प्रोडक्ट की साइड है, तो जिंक और Cu2+ इज गिविंग यू Cu प्लस जिंक 2+। तो ये इक्वेशन आपकी आ गई है, बट ये इक्वेशन कहाँ से आई है, ये आपको ये आना चाहिए कि इस इक्वेशन से सेल बना दो, सेल से इक्वेशन बना दो, दोनों काम आपको आने चाहिए, और इसी के ऊपर काफी सारे क्वेश्चंस जो आपके पेपर में आ जाते हैं, ठीक है। आइए अभी इनॉट कैलकुलेट कैसे करेंगे। मैंने बोला आपके पास 2 मेटल हैं, ठीक है, फॉर एग्जांपल आपके पास मैंने बोला था वही ले लेती हूँ, मेटल 2+ से मेटल दे रखा है मैंने 3 वोल्ट और मैंने N2+ से N दे रखा है 2 वोल्ट, ठीक है। आपके पास 2 इलेक्ट्रोड से आपको डिसाइड करना है कि E0 सेल क्या होगा। E0 सेल का फॉर्मूला याद रखेंगे, E0 सेल का फॉर्मूला क्या होता है, दैट इज E0 ऑफ कैथोड माइनस E0 ऑफ एनोड, जहां पे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, ठीक है। देखिए दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल दिया है, अगर नहीं देते तो कन्वर्ट कर लेते साइन बदल के, अब दे रखा है तो आपको बस ये पता करना है कौन सा कैथोड है, जिसका ज्यादा है वो कैथोड होगा, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है वो एनोड होगा। कैथोड माइनस एनोड करना है, 3 - 1 क्या आएगा, 1 वोल्ट, ठीक है। तो जब भी आपको बोले कि E0 सेल को कैलकुलेट करके बताओ, दैट इज योर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आपको जो भी 2 मेटल्स दे रखे हैं उनको देखना है, आपको कंपेयर करना है उनका पोटेंशियल, देखना है जिसका आपका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है उसको कैथोड पे ले लीजिए, जिसका कम है उसको एनोड पे ले लीजिए, दोनों को माइनस कर दीजिए, आपको E0 सेल मिलेगा। हर बार एक ही चीज को अप्लाई करना, क्योंकि अगर आप बार बार अलग अलग चीजों को अप्लाई करोगे तो आपका जो कंसेप्ट है वो हिल जाएगा, क्योंकि अगर आपने याद किया ऑक्सीडेशन पोटेंशियल की टर्म में तो अगेन कंसेप्ट चेंज हो जाएगा। सो मेक श्योर करिए एक ही कंसेप्ट पे स्टिक करें ताकि चीजों को आप लोग कंफ्यूज ना करें। सिंपल फॉर्मूला रखेंगे कैथोड माइनस एनोड, जहां पे दोनों का रिडक्शन पोटेंशियल लेना है, तो रिडक्शन पोटेंशियल ही चेक करेंगे, अगर ऑक्सीडेशन दे रखा है तो उसको कन्वर्ट कर देंगे साइन को चेंज करके, ठीक है। ये बात रही। आइए E0 सेल कैलकुलेट करने के बाद मेन टॉपिक हमारा आता है, दैट इज योर नर्स्ट इक्वेशन। नर्स्ट इक्वेशन का बस फॉर्मूला आप लोग याद रख लीजिए। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास इक्वेशन थी वही मैं डाल रही हूँ, जिंक प्लस कॉपर 2+ इज गिविंग यू कॉपर प्लस जिंक 2+। तो नर्स इक्वेशन इज यूज टू कैलकुलेट ई सेल, दैट इज योर सेल EMF। फॉर्मूला क्या कहता है, ई सेल इज इक्वल्स टू E0 सेल माइनस RT/NF ln प्रोडक्ट की कंसेंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसेंट्रेशन, ठीक है। अब ln को अगर लॉग में कन्वर्ट करना है तो 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2.303 RT/NF
दैट इज लॉग हो जाएगा ये प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन। तो अगर आप टेम्परेचर ले रहे हैं 298 केल्विन, दैट इज रूम टेम्परेचर, तो आर कांस्टेंट है 8.314, फैराडे कांस्टेंट है आपका 96500। सब कांस्टेंट को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो ई सेल जो निकल के आता है वो आता है क्या, दैट इज ई नॉट ऑफ सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट में क्या है आयनिक फॉर्म में जिंक 2+, और यहाँ पे आपका क्या होगा कॉपर 2+। तो दोनों की कंसंट्रेशन लेनी है आपको, मेक श्योर करना है जो एक्वस फॉर्म में केवल उसी की कंसंट्रेशन लेनी है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एन, एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन फाइनल इक्वेशन। अब इस इक्वेशन को आपने जब बनाया था तो आपने देखा था इनकी वैल्यू क्या आई थी 2, तो यहाँ पे एन क्या होगा 2, ठीक है। बाकी सब आपको पता है ई नॉट सेल क्या है, कैथोड माइनस एनोड से आ जाएगा, एन आपको फाइनल सेल की इक्वेशन से आ जाएगा, और प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन आपको क्वेश्चन में अगर दी होगी तो आपको वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। बट मेक श्योर करना है ये आप लोग केवल 298 केल्विन या रूम टेम्परेचर पे ही इक्वेशन अप्लाई कर सकते हो। अगर उसने मेंशन कर दिया कि मेरे पास 20 डिग्री टेम्परेचर है तो आपको ये इक्वेशन यूज नहीं करनी है, उस केस में आपको ऊपर वाली इक्वेशन को यूज करना पड़ेगा, क्योंकि टेम्परेचर मैंने यहाँ पे फिक्स किया है 298 केल्विन। सो दिस इज योर नर्स्ट इक्वेशन। बस फॉर्मूले याद करने, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेंगे, वन गो में इस वीडियो को देखेंगे, अपने नोट्स बना लेंगे और उसके बाद बार बार मल्टीपल रिवीजन करेंगे। इसीलिए मैं इसको आपके लिए एक समराइज्ड वे में चैप्टर को दे रही हूं। अगला जो कंसेप्ट है वो है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या होगा, अगर मैं रिएक्शन को इक्विलिब्रियम पे ले जाऊं, अगर मेरा कोई भी रिएक्शन इक्विलिब्रियम पे है तो उस वक्त क्या हो जाता है, दैट इज योर ई नॉट सेल, या मैं बोलूं दैट इज योर सेल का जो ईएमएफ है वो 0 हो जाता है, और प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट जो आप लेते हो उसी को क्या बोलते हो, के इक्विलिब्रियम, ठीक है, इसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट बोलते हैं। तो ई सेल इज योर ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। अगर आप वैल्यूज पुट करो तो ये 0 है इक्विलिब्रियम पे, ई नॉट माइनस 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। यहाँ पे इसको इधर ले जाएंगे तो ई नॉट सेल बराबर क्या हो जाएगा 0.0591 अपॉन एन लॉग के इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो यहां से आपका जो है लॉग के इक्विलिब्रियम क्या आ जाएगा, दैट इज ई नॉट एन इंटू ई नॉट अपॉन 0.0591, और लॉग ए इक्वल्स टू बी है तो ए इक्वल्स टू क्या होगा 10 की पावर बी, क्योंकि लॉग के बेस में क्या होता है 10, लॉग के बेस में क्या होता है 10. So this is basically your formula to calculate your K equilibrium. K equilibrium का फॉर्मूला क्या होगा 10 की पावर n e नॉट अपॉन 0.0591. n वही है फाइनल सेल के आपके फाइनल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वही आपका n रहेगा, ठीक है। आइए गिब्स फ्री एनर्जी पे बढ़ जाते हैं। गिब्स फ्री एनर्जी क्या होता है, मैं फॉर्मूला डायरेक्टली लिख रही हूँ, डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस एन एफ ई नॉट। ये फॉर्मूला इस्तेमाल करना है जहां पे आपको n अगेन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है और f आपका फैराडे कांस्टेंट है, ठीक है। अच्छा, ये वैल्यू हमेशा क्या होती है नेगेटिव होनी चाहिए। अगर ये वैल्यू नेगेटिव आएगी तभी रिएक्शन स्पॉन्टेनियस होगा, अगर ये वैल्यू आपकी पॉजिटिव आ गई तो रिएक्शन क्या हो जाएगा नॉन स्पॉन्टेनियस हो जाएगा, ठीक है। और ई नॉट की वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी तभी तो ये वैल्यू हमेशा नेगेटिव आएगी, तो इसीलिए ई नॉट हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए और डेल्टा जी नॉट हमेशा नेगेटिव होना चाहिए अगर आपको रिएक्शन को क्या करना है स्पॉन्टेनियस। सो दिस इज द कंडीशन फॉर योर गिब्स फ्री एनर्जी। अगर आपको रिएक्शन को स्पॉन्टेनियस करना है तो डेल्टा जी नॉट शुड ऑलवेज बी अ नेगेटिव वैल्यू। आइए आगे बढ़ते हैं। एक और छोटा सा कंसेप्ट है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। इसको एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड भी लेते हैं। अगर आप अपना स्टैंडर्ड जो टेबल देखोगे तो वहां पे क्या होता है, अगर इसने एक इलेक्ट्रॉन लिया तो ये आपका H2 में कन्वर्ट होता है और बैलेंस करने के लिए आपसे हाफ करते हैं। इसका जो ई नॉट सेल है आपको पता है, इसका ई नॉट सेल क्या होता है 0, ई नॉट इसका क्या होता है 0 क्योंकि स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो अगर मैं इसके लिए लिखना चाहूँ इक्वेशन क्या होगी, ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट माइनस 0.0591, एन की वैल्यू आपको दिख रही है 1 है, ठीक है। लॉग ऑफ प्रोडक्ट में गैस है तो प्रेशर लेंगे इसका और इसकी पावर में हाफ, और रिएक्टेंट की साइड आपका H पॉजिटिव, ठीक है। ई नॉट तो है नहीं तो ये माइनस 0.0591 क्योंकि ये तो 0 है, ठीक है। अगर मैं प्रेशर 1 ले लूँ क्योंकि ये आपका जो है मैं स्टैंडर्ड कंडीशन लूंगी तो प्रेशर अगर मैं 1 atm ले लेती हूँ तो ये लॉग हो जाएगा 1/H पॉजिटिव, ठीक है। अब मैं इसको अलग से सॉल्व कर रही हूँ, ठीक है। अगर मैं log 1/H प्लस की बात करूं तो मैं इसको क्या लिख सकती हूँ log H प्लस की पावर -1, ठीक है। इसको क्या लिखा जा सकता है माइनस log H प्लस,
और माइनस लॉग H प्लस को क्या बोलते हैं, pH। कितने बच्चों को याद है क्या बोलते हैं इसको, pH ऑफ द इक्वेशन या pH ऑफ द रिएक्शन। तो मैं इसको लिख सकती हूँ -0.0591 और पूरी इक्वेशन को लिख सकती हूँ pH। तो अगर मैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड की बात करूँ, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करूँ, तो उसका सेल EMF आप लोग pH की टर्म्स में निकाल सकते हो। सो दिस इज द फॉर्मूला अगेन दैट यू हैव टू रिमेंबर फॉर दिस इक्वेशन। ठीक है, आइए अगला छोटा सा कंसेप्ट उठाते हैं। नेक्स्ट इज योर कंडक्टेंस। क्विकली रिवाइज कर रहे हैं, पहले तो जल्दी से फॉर्मूले देख लेते हैं। अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं तो सबसे पहले आता है रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस क्या होता है, आर इज इक्वल्स टू रो एल बाय ए। रेजिस्टिविटी यहां से आता है, वो होता है आर ए बाय एल। ठीक है, फिर अगर मैं बोलूं कंडक्टेंस, तो कंडक्टेंस होता है 1 बाय आर, तो क्या हो जाएगा 1 बाय रो एल बाय ए बाय एल। ठीक है, क्या हो जाएगा, दैट इज गोइंग टू बी ए बाय एल। ठीक है, 1 बाय रो के लिए वर्ड होता है कापा, यानी कि इसको बोलते हैं कंडक्टिविटी। तो ये फॉर्मूला आपका फाइनली निकल के आता है। अगर मैं बोलूं रेजिस्टिविटी की उल्टा होता है कंडक्टिविटी, दैट इज 1 बाय रो, और 1 बाय रो की अगर मैं वैल्यू निकालूं तो क्या हो जाएगा, इट इज 1 बाय आर एल बाय ए, और 1 बाय आर को बोलते हैं जी, तो ये हो जाएगा जी एल बाय। ठीक है, तो आपके पास 4 टर्म्स है जो आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, सबसे पहली है आपके पास रेजिस्टेंस, दूसरी है आपके पास रेजिस्टिविटी। ठीक है, एक ही फॉर्मूला याद रखोगे, उसी से सारे फॉर्मूले निकल जाएंगे। रेजिस्टेंस का इनवर्स है आपका कंडक्टेंस। ठीक है, और रेजिस्टिविटी का उल्टा है आपका कंडक्टिविटी। ऐसा ही यूनिट पूछी जाएंगी यहाँ पे अगेन आपकी। तो रेजिस्टेंस की होती है ओम। ठीक है, इसकी क्या हो जाएगी ओम मीटर स्क्वायर बाय मीटर, तो मीटर से मीटर कट जाएगा ओम मीटर। इसकी क्या हो जाएगी 1 बाय आर, तो ओम इनवर्स, या फिर इसकी पर्सनल भी होती है सिमेन। इसकी क्या हो जाएगी सिमेन मीटर, मीटर स्क्वायर, तो सिमेन मीटर इनवर्स या सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, यहाँ पर एक छोटी सी चीज और होती है, उसको बोलते हैं क्या, सेल कांस्टेंट। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी चीज और होती है जो आपको पता होनी चाहिए, दैट इज कॉल्ड योर सेल कांस्टेंट। ठीक है, जितना आप इस चैप्टर को अपने दिमाग में छोटा रखने की कोशिश करोगे उतना चीज़ों को समझ पाओगे। सो अगर मैं सेल कांस्टेंट की बात करूं, सो व्हाट इज सेल कांस्टेंट मैम? सेल कांस्टेंट इज बेसिकली अ पैरामीटर जो कि सेल की जो कंस्ट्रक्शन है उसको बताता है, जिसको मैं जी स्टार से रिप्रेजेंट करती हूँ, और इसकी वैल्यू होती है एल बाय ए। सो इट इज फिक्स फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल। एक सेल के लिए फिक्स है, ये चेंज नहीं होता है, इस बात का भी आप लोग को ध्यान रखना है। ठीक है, अगर ये मेरे पास मीटर में है और ये मीटर स्क्वायर में है, तो इसकी यूनिट क्या होगी, मीटर इनवर्स। ठीक है, तो अगर मेरे को सारे फॉर्मूलेस लिखने हैं इन द टर्म्स ऑफ जी स्टार, इन द टर्म्स ऑफ सेल कांस्टेंट, तो मैं क्या लिख सकती हूँ, आर बराबर है रो एल बाय ए, रो बराबर है आर ए बाय एल। ठीक है, जी बराबर है आपका के ए बाय एल, और आपका जो कंडक्टिविटी बराबर है वो है जी एल बाय ए। तो अब आपको अगर सेल कांस्टेंट के टर्म्स में लिखना है तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, रो एल बाय ए क्या हो गया, जी स्टार, आर, और ये एल बाय इनवर्स में है तो आर बाय जी स्टार। ठीक है, आर अगर मैं बोलूं अगेन ये आपका इनवर्स में है तो के बाय जी स्टार, और के को क्या बोल सकते हो, जी इंटू जी स्टार। तो कंडक्टिविटी का कौन सा फॉर्मूला आपको मैं याद करने के लिए बोलूंगी, दैट इज योर के इज इक्वल्स टू जी इंटू जी स्टार इज द फॉर्मूला, जो आप लोग याद रखिएगा क्योंकि इसका इस्तेमाल हम आगे करेंगे। चलिए कंडक्टिविटी को डिफाइन कर लेते हैं जल्दी से एक बार। तो मैंने फॉर्मूला बोला के इक्वल्स टू क्या याद रखिए, जी जी स्टार। ठीक है, तो आप इसको क्या बोल सकते हो, जी एल बाय ए। ठीक है, बोल सकते हैं ये, एक सेकेंड रुको। ऑलराइट, अगर आपके पास एक सेल है, ठीक है, जिसकी लेंथ भी 1 सेंटीमीटर है और जिसका एरिया भी 1 सेंटीमीटर है, ठीक है, ऐसी एक सेल है, तो इस सेल की वॉल्यूम क्या होगी, वॉल्यूम क्या होता है, लेंथ इंटू एरिया। तो दिस इज 1 सेंटीमीटर इंटू 1 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1 सेंटीमीटर का क्यूब, दैट इज 1 सीसी, और 1 सीसी को लिख सकते हैं 1 ml। ठीक है, क्या बोल सकते हैं, 1 ml। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ, अगर मैंने वैल्यू पुट करी जी 1/1, तो के बराबर क्या हो जाएगा, जी। तो मैं कंडक्टिविटी को क्या डिफाइन कर सकती हूँ, कैन आई से हियर कि कंडक्टिविटी इज द कंडक्टेंस ऑफ सेल, कंडक्टेंस ही है ऑफ द सेल containing 1 ml of electrolyte।
अगर एक सेल है जिसकी वॉल्यूम 1 ml है तो उस सेल की कंडक्टेंस को ही कंडक्टिविटी बोल देते हैं। एक ही बात है, यस और नो। फॉर्मूला देखिए सेम ही है यहाँ पे, बस अगर आपने एल और ए की वैल्यू 1/1 लिया तो आप इस डेफिनेशन को इस्तेमाल कर सकते हो, अदरवाइज नहीं करना है, ठीक है। अदरवाइज तो आपको निकाल के देखना पड़ेगा, ठीक है। बट यस यू कैन डिफाइन, एक मीनिंग दे सकते हो आप कंडक्टिविटी को यहाँ पे इस फॉर्मूले के साथ, ठीक है। आइए कंडक्टिविटी सीखे तो मोलर कंडक्टिविटी सीखते हैं। मोलर कंडक्टिविटी अगर मैं बोलूं, इट इज द कंडक्टिविटी ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। डेफिनेशन वाइज ये होता है, फॉर्मूला निकालते हैं। सो इट इज द कंडक्टेंस ऑफ 1 मोलर सोल्यूशन ऑफ योर इलेक्ट्रोलाइट। मोलारिटी का फॉर्मूला क्या होता है, N/V। सपोज मेरे पास एक इलेक्ट्रोलाइट है और मैं बोल रही हूं कि ये मेरे पास 1 मोलर आपका इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। 1 मोलर ऑफ NaCl मैंने फॉर एग्जाम्पल ले लिया, ठीक है। तो अगर मैं बोलूं तो मोलारिटी क्या है मेरा, N/V, ठीक है, ठीक है। या मैं बोल रही हूँ m मोलर, मैं भी यहाँ पे डिफाइन ही नहीं कर रही हूँ, ठीक है। मैंने बोला 1 मोल NaCl मैंने यहाँ पे डाला, ठीक है। इफ आई पुट 1 मोल ऑफ NaCl तो मोलारिटी क्या हो जाएगी, 1/V, ठीक है। वॉल्यूम याद रखना यहाँ लीटर में होता है, ठीक है। तो वॉल्यूम इन लीटर क्या है मेरा, 1/m, और वॉल्यूम इन ml अगर मुझे निकालना है तो क्या हो जाएगा, 1000/m, ठीक है। यस और नो। और आपको ये पता है कि 1 ml सोल्यूशन की कंडक्टेंस किसके बराबर है, K के बराबर है, अभी निकाला था। तो 1000/ml सोल्यूशन की कंडक्टेंस किसके बराबर होगी, मल्टीप्लाई करेंगे, यस और नो, K इंटू 1000/m के बराबर हो जाएगी। और इसी को क्या बोलते हैं बच्चों, मोलर कंडक्टिविटी, दैट इज K इंटू 1000/m। दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर मोलर कंडक्टिविटी ऑफ अ इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। अगर आपको मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है तो फॉर्मूला K है कंडक्टिविटी, M इज योर मोलारिटी और द कंसेंट्रेशन, ठीक है, राइट। सीमेंस सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स इज द SI यूनिट फॉर योर मोलर कंडक्टिविटी। SI यूनिट का सवाल भी यहाँ से आपके पेपर में आ सकता है, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं, दोनों चीजें तुमने सीख लिया, बात कर लेते हैं डाइल्यूशन। एक इफेक्ट है कि अगर तुमने अपने इलेक्ट्रोलाइट जो भी है आपका सोल्यूशन है उसको डाइल्यूट किया तो कंडक्टेंस या कंडक्टिविटी या मोलर कंडक्टिविटी पे क्या असर पड़ेगा। देखो हमेशा कंडक्टिविटी बढ़ेगी तब, या कंडक्टेंस जो भी है, जितनी भी चीजें हैं कब बढ़ेंगी, जब आपके पास आयंस ज्यादा होंगे और उनकी मूवमेंट या फिर मैं बोलूंगी मोबिलिटी ज्यादा हो, तभी बढ़ेगी, ठीक है। 2 ही फैक्टर्स हैं जो इसको इंक्रीज कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूं, अब कंडक्टेंस के केस में, ठीक है, कंडक्टेंस के केस की अगर मैं बात करूं, देखो डाइल्यूशन करने का मतलब क्या है, डाइल्यूट करने का मतलब ये है कि तुम वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, ठीक है। क्या कर रहे हो, तुम वॉल्यूम बढ़ा रहे हो, ठीक है। तभी तो पानी को डाइल्यूट कर, मतलब आपके पास कोई भी सोल्यूशन उसको डाइल्यूट करना मतलब आप उसमें लिक्विड अमाउंट बढ़ा रहे हो, ठीक है। तो वॉल्यूम इंक्रीज कर रहे हो। तो अगर मैं वॉल्यूम बढ़ाऊंगी तो नंबर ऑफ आयंस तो किसी इलेक्ट्रोलाइट सोल्यूशन के बढ़ेंगे नहीं, है ना। यहाँ पे अगर मैं कंडक्टेंस की बात करूँ तो नंबर ऑफ आयंस तो इंक्रीज नहीं होंगे, क्या बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा। तो जो आयंस ऑलरेडी हैं उनकी क्या बढ़ेगी, मोबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर आप डाइल्यूशन करेंगे तो मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ेगा, और मोबिलिटी ऑफ आयंस बढ़ने की वजह से आपकी जो कंडक्टेंस है उसकी वैल्यू बढ़ेगी ऑन डाइल्यूशन, ठीक है, उसकी वैल्यू बढ़ेगी ऑन डाइल्यूशन, ठीक है। याद रखना है, सारी बातें पेपर में आती हैं। दूसरा है कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी को कैसे शो करते हैं, ठीक है। तो कंडक्टिविटी की अगर मैं बात करूं तो बेसिकली कंडक्टिविटी डिपेंड्स करती है ऑन नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। फॉर एग्जांपल मेरे पास 2 आयन थे, 2 यहाँ पे 1 ml में, तुमने वॉल्यूम बढ़ाई, 2 आयंस हुए 2 ml में, ठीक है। तो टेक्निकली पहले नंबर ऑफ आयंस पर वॉल्यूम कितने थे, 2, और अब कितने हो गए, 1। तो क्या हुए, ये डिक्रीज हुए, और अगर ये डिक्रीज हुए तो आपकी कंडक्टिविटी क्या होती है, डिक्रीज। तो अगर आपने यहाँ पे क्या किया, अगर आपने यहाँ पे डाइल्यूशन किया तो कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, बिकॉज नंबर ऑफ आयंस पर यूनिट वॉल्यूम डिक्रीज करेंगे डाइल्यूशन के साथ, तो इसीलिए कंडक्टिविटी याद रखना डिक्रीज करेगी, कंडक्टिविटी याद करना डिक्रीज करेगी, ठीक है। और लास्टली लेट्स टॉक अबाउट मोलर कंडक्टिविटी। इसको थोड़ा ऊपर करते हैं,
इफ आई टॉक अबाउट मोलर कंडक्टिविटी, तो ये होंगी दो इलेक्ट्रोलाइटिक सोल्यूशन। पहला होगा स्ट्रॉन्ग, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा और एक होगा वीक इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का मतलब कि इसका अल्फा ऑलरेडी मैक्सिमम है, मतलब इसका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑलरेडी 100% है, मतलब जितने आयंस आ सकते थे ऑलरेडी उतने आयंस आपके यहाँ पे डिसोसिएट हो चुके हैं। बस अगर आपने डाइल्यूशन किया तो आपने क्या करा, वॉल्यूम बढ़ाया तो आयंस की मोबिलिटी बढ़ेगी। तो अगर मैं बोलूं लैम्डा एम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का इंक्रीज करेगा ऑन डाइल्यूशन। ठीक है, वीक इलेक्ट्रोलाइट का जो अल्फा है वो मैक्सिमम नहीं है, अल्फा अभी मैक्सिमम नहीं है, यानी कि नंबर ऑफ आयंस अभी मैक्सिमम नहीं है। तो अगर मैं अल्फा की बात करूं तो अल्फा का फॉर्मूला होता है √k/c। अगर आपने डाइल्यूशन किया तो कंसंट्रेशन कम होगी तो अल्फा बढ़ेगा, और अगर अल्फा बढ़ेगा तो नंबर ऑफ आयंस बढ़ेंगे लिक्विड में। ठीक है, और मोबिलिटी तो पहले भी बढ़ ही रही थी, तो दोनों फैक्टर्स इंक्रीज होने की वजह से लैम्डा एम फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट बहुत इंक्रीज होता है। क्या होता है, बहुत इंक्रीज होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो 3 केस हैं जो आपको याद रखने हैं। ठीक है, पहला, सबसे पहले जो कंडक्टेंस है वो इंक्रीज करेगा, कंडक्टिविटी डिक्रीज करेगा। और अगर मैम बात करें, ठीक है, अगर हम बात करें किसकी, अगर मैं बात करूं स्ट्रॉन्ग और वीक के केस में, तो स्ट्रॉन्ग कम बढ़ेगा और वीक बहुत ज्यादा इंक्रीज होगा। ये सारी कहानी आपको क्या होनी चाहिए, याद होनी चाहिए। आपके स्टेटमेंट एंड असर्शन में आ जाएगा और आपके MCQs में भी पूछा जा सकता है। ठीक है, ये आते हैं। अब देखो, मैंने बोला कि आपकी मोलर कंडक्टिविटी बढ़ेगी अगर आपने डाइल्यूशन किया, बट बढ़ते वो एक मैक्सिमम जो उसकी वैल्यू है वो रीच कर जाएगी। ठीक है, तो जो भी उसकी मैक्सिमम वैल्यू है जो रीच कर जाएगी उसको ही बोलेंगे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। इट इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ लैम्डा एम एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ठीक है, तो इसको निकालेंगे कैसे, तो सबसे पहले मैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का बता देती हूँ। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के लिए आप एक ग्राफ अगर बनाएं, ठीक है, अगर आप एक ग्राफ बना दीजिए, ठीक है, अगर हम एक ग्राफ बना देते हैं यहाँ पे, ठीक है। सो अगर मैं यहाँ पे एक ग्राफ बना रही हूँ, तो अगर मैं लैम्डा एम वर्सेस √c का ग्राफ बनाती हूँ, तो मैंने आपको बोला कि डाइल्यूशन के साथ ये इंक्रीज होगा, यस और नो, और इंक्रीज होते होते हो सकता है वो एक मैक्सिमम वैल्यू कहीं पे आपका अटेन कर जाए। ठीक है, ये आपका कम हो रहा है, ये आपका इंक्रीज हो रहा है, यही मैंने बोला था। और जो ये मैक्सिमम वैल्यू है इसी को तो क्या बोलेंगे, लैम्डा नॉट एम। अब ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन आप इसको ग्राफ में कन्वर्ट कर सकते हो, क्या होगा, y = c + mx। ठीक है, तो y एक्सिस पे क्या है, लैम्डा एम। ठीक है, x एक्सिस पे पता नहीं, c क्या है मेरा इंटरसेप्ट क्या है मेरा, लैम्डा नॉट एम। अब लाइन नीचे की तरफ बन रही है तो स्लोप नेगेटिव है, तो मैं कांस्टेंट -a से रिप्रेजेंट करी और x एक्सिस पे √c है। तो अगर मेरे को लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की निकालनी है तो मैं ग्राफ बनाऊंगी और ग्राफ का जो इंटरसेप्ट है वो मुझे लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी की वैल्यू दे देगा। लेकिन मैम अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करें, तो क्या मैम सेम बात आप बोल सकते हो। अगर मैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की बात करूं तो वीक इलेक्ट्रोलाइट का जब आप ग्राफ बनाते हैं लैम्डा एम वर्सेस √c का, तो कंसंट्रेशन के साथ ये डिक्रीज तो होता है, इंक्रीज होता है, पर एक पॉइंट पे आके बहुत इंक्रीज होता है, क्योंकि इस पॉइंट पे आपके नंबर ऑफ आयंस बढ़ जाएंगे और इसकी वजह से आपका जो मोलर कंडक्टिविटी है वो बहुत इंक्रीज होगा। और ये कभी भी अब आपको इंटरसेप्ट नहीं देगा, तो ग्राफ से आप लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का नहीं निकाल सकते हैं। ग्राफ से आप लोग वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी, किसका, वीक इलेक्ट्रोलाइट का लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी नहीं निकाल सकते हैं। तो मैम कहां से निकालेंगे, तो आप निकालेंगे कहां से, कॉलरैश लॉ से। कहां से निकालेंगे, कॉलरैश लॉ से। तो कॉलरैश लॉ कहता है कि किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी किसके बराबर है, उसके आयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर पाया जाता है। फॉर एग्जांपल CH3COH की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी आपको निकालनी है, तो इसके आयंस क्या क्या है, CH3CO नेगेटिव और H पॉजिटिव, दोनों को जोड़ दीजिए तो जो सम आएगा वो इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी होगा। अगर नंबर ऑफ आयंस ज्यादा हैं, जैसे K2SO4 है, तो आपको मल्टीप्लिकेशन भी करना पड़ेगा। जैसे किसमें टूटेगा, 2K+ में और SO4 2 नेगेटिव में, तो आप इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी और इसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी दोनों को अगर आप जोड़ेंगे तो आपको K2SO4 की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी निकल कर आ जाएगी। तो जो भी आपके आयंस है उसकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के बराबर होती है आपकी पूरे इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी।
दिस ब्रिंग्स अस टू द लास्ट टॉपिक, दैट इज योर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल। मैंने इसका इंट्रोडक्शन आपको ऑलरेडी दिया था, बस मैं अब आपको यहाँ पे एक और चीज बताऊंगी। देखो कैथोड और एनोड की कहानी में अगर हम बात करें तो कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन और एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन, ठीक है। कैथोड पे याद रखना हमेशा कौन जाएंगे, कैटायंस, और एनोड पे हमेशा कौन जाएंगे, एनायंस, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट किससे बनता है, कैटायन और एनायन से। तो कैटायंस हमेशा कैथोड पे जाएंगे और एनायंस हमेशा एनोड की तरफ जा रहे होंगे, ठीक है। तो क्या यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल का इस्तेमाल किया जाता है कि आप लोगों के पास मेटल का आप प्योरिफिकेशन कर रहे हो, तो अब आपका जो मेटल है वो प्योर मेटल कितना मिल रहा है, ठीक है, कितना मेटल आपका एक इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो रहा है, तो उसको बताया था फैराडे ने। फैराडे के दो लॉज हैं। अगर मैं फर्स्ट लॉ की बात करूं तो फैराडे का फर्स्ट लॉ बोलता है कि किसी भी अमाउंट ऑफ जो आपका मेटल डिपॉजिट हो रहा है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है कि तुमने उस सेल में कितना चार्ज दिया, और चार्ज होता है क्या, आपका करंट इनटू टाइम, दैट इज I इनटू टी। और जब ये सिंबल हटता है तो ये होता है ZIT, इसको बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। और जब ये फॉर्मूला खुलता है तो Z की वैल्यू होती है उस मेटल का मॉलिक्यूलर मास, उस मेटल का इन फैक्टर इनटू 96500 इनटू करंट और इनटू टाइम, ठीक है। अब जैसे कि मैं बोलूं तो एन फैक्टर से कॉपर का प्यूरिफिकेशन करो CuSO4 से, तो कॉपर 2+ में है आयनिक फॉर्म में, तो एन क्या हुआ इसका 2। जो भी है आपका Al2SO4 है, ठीक है, इसका प्यूरिफिकेशन कर रहे हो तो एल्यूमिनियम क्या हुआ 3 पॉजिटिव, तो एन क्या होगा इसका 3। तो एन इज द चार्ज ऑन द मेटल, ठीक है। उस मेटल का मॉलिक्यूलर मास एल्यूमिनियम है तो एल्यूमिनियम का, कॉपर है तो कॉपर का, करंट इनटू करंट लेना है आपको एम्पियर में, टाइम लेना है आपको सेकंड्स में, और यहाँ से आपको मेटल का वेट मिलेगा ग्राम्स में, ठीक है। तो ये आपका फर्स्ट लॉ फैराडे है जो कि हेल्प करती है ये बताने के लिए कि कितना अमाउंट ऑफ योर सॉलिड इज गेटिंग डिपॉजिटेड ऑन द इलेक्ट्रोड। एंड इफ आई टॉक अबाउट द सेकंड लॉ, तो सेकंड लॉ कहता है क्या कि अगर मैम आपने दो सेल को सीरीज में कनेक्ट करा और उनको सेम टाइम तक सेम करंट दिया, सेम टाइम तक सेम करंट दिया, तो उसका जो वेट डिपॉजिट है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के। देखिए कैसे कहा उसने, अगर एक सेल मैंने लिया सेल 1, तो फॉर्मूला क्या होता है W1 इक्वल्स टू Z1, और करंट तो मैं सेम ही दे रही हूं तो I इंटू टी। सेल 2 का W2 इज इक्वल्स टू Z2 I इंटू टी, तो यहां से क्या हो जाएगा W1 अपॉन Z1 इज इक्वल्स टू IT, और ये क्या हो जाएगा W2 अपॉन Z2 इज इक्वल्स टू IT। तो यहाँ से आप क्या बोल सकते हो W1 अपॉन Z1 इज इक्वल्स टू W2 अपॉन Z2, और ये आएगा, ये क्या बोला जा सकता है W1 अपॉन W2 इज इक्वल्स टू Z1 अपॉन Z2, और यहाँ से आप डायरेक्टली वैल्यूज को निकाल सकते हैं। बट ये कब लगेगा, जब आपकी दोनों सेल्स आप सीरीज में लगा रहे हो और दोनों सेल को सेम टाइम तक सेम करंट दे रहे हो, तो आप उन दोनों सेल्स को इस तरीके से उनका W और Z के थ्रू आप डायरेक्टली आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। सो दिस इज द लास्ट टॉपिक एंड द लास्ट नेक्स्ट टॉपिक फॉर द चैप्टर इज प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस। मैं आपको यहाँ पे सिंपली एक टेबल देने वाली हूँ, बट मैं पहले बता देती हूँ। देखिए आपके पास कैटायन जो है वो कहाँ पे जाता है, कैथोड पे, बता दिया मैंने आपको। कैथोड पे होता है रिडक्शन, ठीक है। अगर आपके पास दो कैटायंस हैं तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा वो कैथोड पे जाएगा क्योंकि रिडक्शन करवाना है, जनरल केस है ये। अगर एनायन की कहानी में बोलूं तो एनायन जाता है एनोड पे और एनोड पे होता है ऑक्सीडेशन। अब जनरली अगर आपके पास दो एनायंस हैं तो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल लेस होगा वो एनोड पे जाएगा, ठीक है। ये जनरल कहानी है। मैं यहाँ पे आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ कि आपके पास अब जो भी यहाँ पे सेल्स है ना उनमें आपके पास H+ है और H+ के नीचे सर्टेन मेटल्स हैं। H+ के ऊपर केवल कॉपर है, ठीक है, Ag है, ठीक है, गोल्ड है और प्लैटिनम है। तो ये चार मेटल जो है इनका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव हो, इसका रिडक्शन पोटेंशियल 0 होता है, ठीक है, आप सभी लोगों को पता है। और बाकी सारे मेटल्स का जनरली आप नेगेटिव पाएंगे, ठीक है। तो जब भी आपको दिया जाएगा कॉपर और कोई मेटल तो कॉपर ही रिड्यूस होगा, गोल्ड कोई और मेटल गोल्ड ही रिड्यूस होगा, गोल्ड और H+ गोल्ड ही रिड्यूस होगा। लेकिन अगर H+ के साथ और कोई मेटल दिया तो हमेशा H+ रिड्यूस होगा क्योंकि H+ का जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 0 होता है। ऐसे ही मैं अगर एनाइंस की बात करूं तो OH नेगेटिव हमेशा जीतता है किससे, SO4 नेगेटिव से और PO4 3 नेगेटिव से, और OH नेगेटिव केवल एक से हारता है वो है Cl नेगेटिव से। इसका रीजन वैसे क्या होता है, ओवर पोटेंशियल,
ठीक है। तो अगर आपको अलग अलग आयंस मिलेंगे तो कौन जीतेगा उसमें, ये आप डायरेक्टली यहाँ से डिसाइड कर सकते हो। अब उसके लिए मैंने आपको यहाँ पे एक टेबल भी अटैच कर दिया है। तो अगर मैं टेबल की बात करूँ तो टेबल कुछ ऐसी है, देखिए अगर आपके पास फ्यूज्ड NaCl है, मतलब कि NaCl इन मोल्टन फॉर्म, तो यहाँ पे तो आपके पास बस Na और Cl है, तो Na जाएगा आपका कैथोड पे, ठीक है, Na प्लस इज योर केटायन, तो केटायन जाएगा कैथोड पे, आपको सोडियम मिल जाएगा, और Cl आपका जो है Cl नेगेटिव रिड्यूस होगा तो एनोड पे Cl2। जब फ्यूज्ड NaOH होगा तो अब आपके पास क्या है, H प्लस है, OH नेगेटिव है, Na प्लस है, और आपके पास क्या है, अगेन NaCl है, ठीक है। फ्यूज्ड NaCl यहाँ पे मैं बोलना चाहूंगी, दैट इज फ्यूज्ड NaCl, इसने Cl नहीं लिखा, ठीक है। डायरेक्टली, अरे यार मैं यहाँ पे एक्वस NaCl की बात करूँ, ठीक है, मैं आपको डायरेक्टली, क्योंकि वो मेन है तो मैं वही लिखवा देती हूँ, एक्वस NaCl, ठीक है। तो उसमें क्या है, Na है, Cl है, Na प्लस है, Cl माइनस है, H प्लस है और OH माइनस है। अब केटायन है H प्लस और Na प्लस, तो मैंने बोला था H प्लस ही जीतेगा, केवल 4 से हारेगा तो H प्लस जीतेगा। तो H प्लस अगर आपका जीतेगा यहाँ पे, यार इन्होंने दे नहीं रखा क्या, मैं यहाँ पे लिखवा देती हूँ, देखो डायरेक्टली, चलो यार कोई नहीं, जो टेबल में दे रखा है पहले इसको ही कर लेते हैं। फ्यूज NaCl मतलब कि आपके पास 2 केटायन और 2 एनायन Na प्लस और Cl माइनस है, तो Na जाएगा कैथोड पे और Cl जाएगा आपके एनोड पे। NaOH फ्यूज्ड है तो Na और OH है केवल, तो Na जाएगा आपका कैथोड पे, OH नेगेटिव जाएगा और O2 गैस देगा आपको एनोड पे, ठीक है। अगर एक्वस KCl है तो K प्लस है, Cl माइनस है, Na प्लस है और OH माइनस है। तो अगर मैं बोलूँ यहाँ पे Na प्लस और K प्लस में अगेन कौन जीतेगा आपका, सॉरी Na तो है ही नहीं यहाँ पे, दैट इज योर H प्लस। H प्लस और K प्लस में कौन जीतेगा, मैंने बोला था H प्लस केवल 4 से हारता है तो H प्लस जीतेगा, हाइड्रोजन गैस मिलेगी। OH और Cl में कौन जीतता है, मैंने बोला था Cl जीतती है तो Cl मिलेगी यहाँ पे आपको। K2SO4 में क्या होगा, K प्लस SO4 2 नेगेटिव, H प्लस एक्वस का मतलब पानी भी है, ठीक है। तो अगर मेरे पास केटायन है K प्लस H प्लस, कौन जीतेगा, अगेन H प्लस जीतेगा। SO4 OH में से कौन जीतेगा, मैंने बताया था SO4 जीतेगा, तो आपको यहाँ पे सॉरी O2 जीतेगा, ऑक्सीजन जीतेगा, तो यहाँ पे आपको मिलेगी O2। OH केवल Cl से हारता है, बाकी सबसे जीत जाता है। अगर CuCuL2 है तो Cu2 प्लस है, Cl है, H प्लस है और OH है। अब H प्लस और Cu में कॉपर जीतता है, मैंने आपको बताया था, तो कॉपर आएगा, और H प्लस और Cl और OH में Cl जीतता है, तो यहाँ पे Cl2 आएगा। लास्टली अगर मैं बोलूं तो अगेन आपका क्या है, CuOH2 है ना, आई थिंक दिख नहीं रहा है यहाँ पे CuOH2, तो कॉपर जीतेगा अगेन, ठीक है, क्योंकि H प्लस से जीत जाता है। और अगर मैं यहाँ पे बोलूं, मुझे दिख नहीं रहा वहाँ पे कौन सा लगा हुआ है, SO4 लगा है, क्या लगा हुआ है, आई थिंक SO4 है या फिर PO4 है, जो भी है, दोनों के केस में आपका OH ही जीतेगा, क्योंकि OH ही यहाँ पे आपका जीत जाता है। सो टेक्निकली अगर मैं कहानी बोलूँ तो कहानी बस इतनी है। एक तो सबसे इंपॉर्टेंट है एक्वस NaCl का याद रखना, क्योंकि पेपर में आता है। एक्वस NaCl में आपके पास H प्लस है, Na प्लस है, OH माइनस है और Cl माइनस है। इन दोनों में H प्लस जीतेगा, मैंने आपको बताया था, तो आपको हाइड्रोजन गैस मिलेगी, कहाँ पे, कैथोड पे। इन दोनों में मैंने आपको बताया था Cl जीतता है बिकॉज ऑफ ओवर पोटेंशियल, तो Cl2 गैस मिलेगी कहाँ पे, एनोड पे। एक तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए, प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ एक्वस NaCl। इसके अलावा जितने भी हैं वो सारे आपको इस टेबल में दे रखे हैं, और याद रखने का तरीका यही है कि आपका जो H प्लस है वो केवल कॉपर, गोल्ड, सिल्वर और प्लैटिनम से हारेगा, अदरवाइज हमेशा आपका H प्लस ही जाके H2 देगा। कॉपर के केस में आप देखोगे कॉपर मिल जाएगा। इसके अलावा अगर मैं एनायन की बात करूँ, OH नेगेटिव केवल SO4 2 नेगेटिव और PO4 3 नेगेटिव को हरा पाएगा, तो वहां पे आपको O2 गैस मिलेगी। और अगर OH नेगेटिव के साथ Cl2 है तो Cl2 जाएगा, और Cl2 जाएगा तो Cl2 गैस मिलेगी आपकी एनोड के ऊपर। सो दिस इज द फाइनल समरी जो आप लोगों को करनी थी। ये चैप्टर यहाँ पे होता है कंप्लीट। मैंने इसको बहुत शॉर्ट में आपको दिया है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि इस चैप्टर को आप जितना शॉर्ट करके करोगे, अब जरूरी नहीं है एक बार में आपको सब कुछ याद हो गया होगा, 2-3 बार वीडियो देखोगे, एक बार नोट्स बना लोगे, तो आपको ये चैप्टर का समरी मिल जाएगा। और समरी ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपको बार बार रिविजन करने के लिए समरी होनी बहुत जरूरी है। इसके बाहर इस चैप्टर से कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक नहीं है जो पेपर में आते हैं। थोड़ा बहुत सेल्स हैं, वो थ्योरेटिकल जो है टॉपिक है, उसको आप एक बार NCERT से देख लोगे तो काम चल जाएगा। प्राइमरी सेल, सेकेंडरी सेल क्या होता है, फ्यूल सेल क्या होती है, फ्यूल सेल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, उसको देख सकते हो। अदरवाइज जो मेन सेक्शन है वो चैप्टर के आपके यहाँ पे सारे कंप्लीट हो चुके हैं। नेक्स्ट चैप्टर बहुत जल्दी आप लोगों को मिल जाएगा। तब तक के लिए आप कोशिश करिए चैनल पे एक्टिव रहिए, रेगुलरली कंटेंट यहाँ पे आपके लिए अपलोड होता रहेगा। और जैसे जैसे नजदीक आ रहे एग्जाम, और भी चीजें यहाँ पे आपके लिए ऐड ऑन होने वाली हैं, तो मेक श्योर करिए कि चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। थैंक यू, हैव अ नाइस डे। सेशन अगर पसंद आया तो लाइक करे बिना बिल्कुल भी नहीं जाइएगा।